वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। ये ज़रबुल मिसल तो आपने सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यानी जब इंसान अपनी चादर से बाहर पाँव निकालने की कोशिश करता है तो वो मुश्किलात में आ जाता है। और ये बात बड़ी आसानी के साथ समझी जा सकती है कि अगर आमदनी 50 पैसे यानी अठन्नी है और आपका खर्चा 100 पैसे यानी 1 रुपया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो आमदनी और अखराजात हैं इसके दरमियान फ़र्क को दूर करना है। और फ़र्क को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके दो बुनियादी तरीके हैं। या तो आप अपने अखराजात को अपनी आमदनी के मुताबिक कर लें, यानी वो अखराजात जो कि 1 रुपए तक पहुंच चुके हैं उनको कम करते हुए अपनी आमदनी यानी अठन्नी के बराबर लेके आए। तो इसके नतीजे में आप यकीनी तौर पर कुछ मुश्किलात का तो आपको सामना होगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप अपनी आमदनी के अंदर ही अपने अखराजात को करने के आदी हो जाएंगे। और यह सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। दूसरा तरीका यह है जिसको अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आमदनी के ज़राए को बढ़ाने की बजाय, क्योंकि दूसरा तरीका यही है ना कि अगर आपके अखराजात में कम नहीं हो सकती तो आप फिर अपनी आमदनी में इजाफा करें और अपनी आमदनी को 1 रुपए तक लेके जाएं ताकि आपकी ज़िंदगी आसानी। और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, ओवर टाइम लगाना होगा, पार्ट टाइम जॉब करनी होगी, या जो दीगर ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो आमदनी और अखराजात है इसके दरमियान तवाज़ुन को लाना होगा। यही दो बेहतरीन मुआशी तरीक़ाकार हैं। लेकिन एक तीसरा तरीक़ाकार भी है, और वो तीसरा तरीक़ाकार देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन ये तरीक़ाकार आपको एक ऐसी दलदल में उतार देता है जहाँ से वापसी के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं, और वो है उधार। यानी आपके पास आमदनी है 50 पैसे की यानी अठन्नी की और खर्चा है रुपया, तो आप अपने अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन के लिए इजाफी जो 50 पैसे हैं वो आप उधार ले लेते हैं। और जब आप वो उधार ले लेते हैं तो उसकी कुछ शराइत तय करते हैं कि जनाब मैं आपको 10 पैसे पर मंथ करके दूंगा, या मैं आपको 5 पैसे पर मंथ करके दूंगा, या मैं आपको 25 पैसे पर मंथ दूंगा, ताकि ये जो अखराजात हैं मेरे ये तवाज़ुन भी रहे और ये जो बोझ है कर्जे का ये उतर भी जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो 30 दिन पूरे होते हैं, अगला महीना स्टार्ट होता है, तो फिर आपके जो अखराजात हैं वो 1 रुपए की हद तक ही मौजूद होते हैं, जबकि आपकी आमदनी में कमी वाक़या हो जाती है। क्योंकि अगर आपने 10 पैसे भी रखे हैं ये जो कर्ज की अदायगी के लिए, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी आमदनी हो गई 40 पैसे और आपके अखराजात रह गए जो जिसमें जो है कमी है वो हो जाएगी 60 पैसे। तो इसका मतलब यह है कि अगले महीने आपको 60 पैसे का उधार लेना पड़ेगा। और फिर ये जो सिलसिला है ये एक ऐसे विशेष साइकिल में चला जाता है जहां से वापसी के इम्कानात नहीं होते। पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो हम भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार हैं, जहां पर हमारी आमदनी अठन्नी है और हमारा खर्चा है रुपया। और अपने हम या तो अखराजात को कम करें या आमदनी के ज़राए में इजाफा करें, तभी हम इस विशेष साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमने भी वही तरीका अपनाया, यानी उधार का। आपने आज ये खबरें देखी होंगी कि रात 12 बजे पाकिस्तान की आवाम पर पेट्रोल बम को गिरा दिया गया है, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनकी कीमत में 137 रुपए 23 पैसे, डीजल में 184 रुपए 49 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, जबकि डीजल की कीमत इजाफे के बाद 520 रुपए 35 पैसे हो गई है। और इस इजाफे का बुनियादी मकसद भी अखराजात और आमदनी के दरमियान तवाज़ुन लाना है। और हुकूमती ज़ोमा ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, लिहाजा हम आवाम को किसी तरह की कोई सहूलत मजीद नहीं दे सकते, और IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हमारे लिए ये नागुज़ीर है कि हम ये जो सब्सिडी 1 महीने से आवाम को दे रहे थे हम इसको विड्रॉ कर ले। और फिर इस विड्रॉल का जो सूरत हाल है हमारे सामने आई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, दुरुस्त है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन पर यानी अखराजात में कमी करते हुए ये जो अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन लाने के रास्ते पर क्यों नहीं चलते। आपका क्या ख्याल है कि IMF को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में कौन कौन से हेड्स हैं जहां पर अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, तो वहां पर आमदनी के ज़राए को बढ़ा
बढ़ाने के लिए जो तजावीज़ हैं वो क्या आईएमएफ पेश नहीं करता होगा? आईएमएफ ये नहीं कहता होगा कि जनाब आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें, आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, ताकि आपके पास ये जो डॉलर्स की कमी का सामना आपको रहता है ये कमी पूरी हो जाए। लेकिन हुकूमत जो है या अशराफिया जो पाकिस्तान की है वो अपनी अय्याशियों से, अपने अल्ले तल्लों से कमी पर तैयार नहीं होती। चंद मिसालें इसकी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हालिया दिनों में 2 नए गल्फ स्ट्रीम तैयारे खरीदे गए हैं। हर एक गल्फ स्ट्रीम तैयारे की जो मालियत है वो 11 अरब रुपए है, जो कि मैंने और आपने अदा किए हैं। यानी हमने सिर्फ 2 नए गल्फ स्ट्रीम तैयारों के लिए 22 अरब रुपया खर्च किया है। और इन 2 गल्फ स्ट्रीम तैयारों की मेंटेनेंस और इनकी परवाज के ऊपर जो इखराजात हैं वो 2 अरब रुपए सालाना होंगे। इसका मतलब यह है कि 2 अरब रुपए सालाना ये 2 जहाज चलाने के लिए मुझे और आपको अदा करने हैं। इसके साथ साथ हालिया दिनों में मौजूदा दौरे हुकूमत में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली, इन दोनों की तनख्वाहों में तकरीबन 10 गुना का इजाफा किया गया है, जबकि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी 5 गुना यानी 500% का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मरात याफ्ता तबकात के लिए कई और सहूलियात भी दी गई हैं, जिसमें ये जो तरक्याती फंड्स हैं इनका इजरा भी शामिल है। एमपीएज और एमएनएज के लिए 5-5 अरब रुपए के जो तरक्याती फंड्स हैं वो भी रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन अखराजात को कंट्रोल करें या इन अखराजात को ना करते तो हमारे लिए ये जो आमदनी और अखराजात का गैप है इसको कवर करने में आसानी होती थी। लेकिन चूंकि हमने अपनी जो सहूलतें हैं हम उसमें कमी के लिए तैयार नहीं हैं। अभी रिसेंटली ये खबर आई है पंजाब से ही, जहां की हुकूमत ने एक नया गल्फ स्ट्रीम तैयारा खरीदा है, तो उस चक्कर के अंदर पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए भी नई गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। और तकरीबन 150 नई गाड़ियां जिनमें वीगो डाले, बुलेट प्रूफ जीप्स और दीगर जो चीजें हैं वो शामिल हैं जो कि खरीदी जाएंगी। आपका क्या ख्याल है कि आईएमएफ को इस बात का अंदाजा नहीं है? वो लोग जो पैसे देते हैं उनको एक एक चीज का अंदाजा होता है कि कहां कहां पर कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं। और जब मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होती है, तो दूसरी तरफ से ये बात कही जाती है कि जनाब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने इखराजात में कमी करें या अवाम पर टैक्सेस आयद करें। तो जवाब क्या होता है कि इखराजात में कमी के लिए इतराफ़ पब्लिकली तो किया जाता है, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान, बातचीत के दौरान ये बात कही जाती है कि जनाब ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम अवाम से मज़ीद जो अर्क है इनका वो हम निचोड़ लेते हैं और फिर मज़ीद अर्क को निचोड़ा जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी और जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तो आईएमएफ के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था। उसके अंदर ये जो पीडीएल है यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि हम अदा करते हैं हर 1 लीटर पेट्रोल पर, जो कि मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए इब्तदाई हद इमरान खान साहब के साथ जो आईएमएफ का प्रोग्राम था उसमें 50 रुपए की इस हद को मुकर्रर किया गया था। 1 साल के लिए हम दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में गए तो वो 50 रुपए बढ़कर 70 रुपए हो गए। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम लिया आईएमएफ का तकरीबन $7 बिलियन का, और उसमें ये जो पीडीएल की हद है इसको बढ़ाकर 70 रुपए से 110 रुपए किया गया। अब मौजूदा सूरत हाल में ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने इखराजात की चंद एक झलक दिखाई है, उसके बाद ये जो आईएमएफ है उसने कहा जनाब रेवेन्यू टारगेट्स आपने पूरे करने हैं, क्योंकि हमने आपसे पैसे वापस भी लेने हैं, आपको ये रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करना पड़ेगा। तो पीडीएल की शरह यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 120 रुपए तक महदूद थी उसको बढ़ाकर 150 रुपए तक लाने पर आमादगी का इजहार किया गया है। और कल रात 12 बजे जो नई कीमतों को अनाउंस किया गया है वहां पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी जो है वो तारीख की सबसे ऊंची सतह पर आ गई है। और पीडीएल अब जो पहले यानी जो पिछला इजाफा किया गया था वो 106 रुपए लीटर को उस पर उसका तकर्रुर किया गया था, और अब ये जो पीडीएल है ये बढ़कर 160 रुपए 61 पैसे हो गई है। यानी अब मुझे और आपको हर 1 लीटर पेट्रोल पर महज
ये पीडीएल की मद में 160 रुपए 61 पैसे अदा करने होंगे। तो तरीका तो बड़ा सिंपल है, और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि मईशत को अगर चलाना है तो फिर ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको कम करके आपको डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 30 रुपए गोबर टैक्स लगाना पड़ेगा, आपको सफाई के लिए 1500 रुपया महीना हर एक घर से वसूल करना पड़ेंगे, आपको जनाब कल को ऑक्सीजन टैक्स भी आयद करना पड़ेगा। और ये महज सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे तक चीज़ें महदूद नहीं रहेंगी, क्योंकि अब तक गुज़िश्ता एक महीने के दौरान महज पेट्रोलियम प्राइसेस में तकरीबन 200 रुपए के लगभग ये इजाफा हो चुका है, 180 रुपए के करीब। इसका मतलब ये है कि ये जो इजाफा है ये हर एक चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। हर एक हाउस होल्ड, हर एक घर की जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ग्रॉसरी के लिए खरीदने जाया जाएगा, वहाँ पर ये इम्पैक्ट आम आदमी पर आएगा। इसी तरीके से आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब इस इजाफे के बाद बिजली के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का तयन किया जाएगा, तो इस वक्त हम 64 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। ये जो आएगा इसके अंदर ये जो टैक्स नया, ये जो एडजस्टमेंट के नाम पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो वसूल किए जाएंगे, वो कम से कम अब तक की इतलात के मुताबिक 44 रुपए पर यूनिट बनेगा। 44 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब यह है कि हमें गर्मियों के अंदर और शदीद गर्मियों के अरूज पर यूनिट तकरीबन 100 रुपए का पड़ेगा। जो 100 रुपए आप एक यूनिट बिजली का अदा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरे के पूरी जो मईशत है, आम आदमी का जो घर का खर्चा है, वो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द होकर रह जाएगा। और वो इन आम आदमी मेरे और आप जैसा जो कि इस वक्त अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में वो अगर घर का राशन पूरा करेगा तो बिजली कट जाएगी, घर का राशन और बिजली को मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो जनाब अद्वियात ना मिलने से वो खुद मारा जाएगा, और अगर अद्वियात को पूरा करेगा तो फिर बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से उठाना पड़ेगा। ये एक ऐसा साइकिल है जहां से बाहर निकलने का महज एक रास्ता है कि अगर आपकी आमदनी अठन्नी है तो आपके इखराजात भी अठन्नी ही होने चाहिए। अदरवाइज आपको अपने जो आमदनी है उसके ज़राए और जेन्युइन ज़राए, इनडायरेक्ट नहीं, जेन्युइन ज़राए में इजाफा करना होगा। यानी आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना होगा, इंपोर्ट्स को कम करना होगा। लेकिन यह भी उसी वक्त मुमकिन है जब आपके मुल्क में रॉ मटेरियल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, तभी आपकी इंडस्ट्री चलेगी। अदरवाइज सरमायादार के लिए यह सबसे आसान रास्ता है कि वो प्लाट खरीदेगा, प्लॉट बेचेगा, ना बिजली का खर्चा, ना गैस का खर्चा, ना मुलाजमीन की तनख्वाहें, ना ही एफबीआर का कोई रौला। 10 करोड़ का प्लॉट लिया, 12 करोड़ का प्लॉट बेच दिया, 2 करोड़ रुपए सुकून से जेब में आए, ना कोई लेना ना कोई देना, और ब्लैक इकॉनमी इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर पाकिस्तान ने वाकई ही सर्वाइव करना है और पाकिस्तान की अवाम ने भी अगर सर्वाइव करना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इखराजात और आमदनी के दरमियान तवाज़ुन लाया जाए। अदरवाइज ये जो बोझ जिस तरीके से आम आदमी के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है, पाकिस्तान आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता बिल्कुल भी एक इकोनॉमिकली वायबल कंट्री नहीं रहेगा। और इस सूरत हाल की जानिब अब हम सिर्फ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से हमने एक कदम और आगे बढ़ाना है और पूरा सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।